हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस पर। दोस्तों, ये मेरी काफ़ी दिनों के बाद में एक नई सीरीज और श्रृंखला के साथ में एक नई शुरुआत है और मैं पॉलिटी के माध्यम से ये जो आपके पास में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो सीरीज लेकर आया हूँ उसके माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, आरपीएफ हो और भी जितनी भी परीक्षाएं पूरे देश में होती हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण श्रृंखला रहेगी। और उम्मीद नहीं पूर्णतः मुझे पूरा विश्वास है कि ये सीरीज आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? मेरे दोस्त, इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे। इसका आंसर मुझे लग रहा है कर भी दिया होगा। इसका आंसर है दिसंबर 1946। लेकिन भारत कब आया था? तो ये कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था ये। और इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं भाई। इसका सभी लोग, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, इसका अध्यक्ष बताएंगे। तो इसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। तो सर पैथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389, 289, 411 या 487? मेरे भाई तुरंत आंसर कर दीजिए। आंसर आपने इसका कर दिया होगा। देखिए कितना है, 389 सदस्य। क्वेश्चन ये नहीं है कि 389 सदस्य थे, कहां से आए थे, कितने सदस्य आए थे, बता देंगे। देखिए 292 जो विधानसभाओं से आए थे। क्या? विधानसभाओं से। प्लस जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से, और जो 4 थे वो कहां से आए थे? तो जो मुख्य कमिश्नरी थी, मुख्य कमिश्नरी से, या मुख्य जो कमिश्नरी थी, कमिश्नरी से, मुख्य कमिश्नरी से। तो मुख्य कमिश्नरी से कितने आए थे? 4। 93 देसी रियासतों से और 92 विधानसभाओं से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो टोटल बनेंगे वो बनेंगे 389 और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के स्थायी अस्थायी सभापति कौन थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मित्रों, इसका आंसर आपको पता है। देखिए ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। यहां पर ये कौन थे? ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन से? संविधान सभा के। बट आपको पता है ये थे हमारे कौन? पहले अस्थायी। कब हुए थे? 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, तो उसमें ये हमारे जो सच्चिदानंद सिन्हा है ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो बुजुर्ग को सबसे पहले आप जानते हैं सम्मान की जो दृष्टि से देखा जाता है सभी जगह, तो जो सम्मानित करने की वजह से और सम्मान की दृष्टि से इनको पहले दिन बना दिया क्या? इसका अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन 2 दिन बाद ही एक बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या बना दिया? इनको बना दिया इस दिन स्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया? स्थायी अध्यक्ष। तो इनको बना दिया गया स्थायी अध्यक्ष। इनके साथ साथ इसी दिन सेम डे एक उपसभापति या उपाध्यक्ष बोल सकते हैं, उपाध्यक्ष जो चुने गए वो चुने गए हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो मेरे दोस्तों, क्या आपको पता लग गया कि देखिए जो स्थायी सदस्य चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 दिन बाद ही चुने गए। ठीक है, और उनके साथ साथ उपाध्यक्ष चुने गए हरेंद्र कुमार मुखर्जी। लेकिन एक चीज और पूछी जा सकती है जो कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली जो बैठक है वो तो 9 दिसंबर 1946 को होगी, लेकिन अंतिम बैठक कब हुई? तो प्यारे दोस्तों, याद रखना है कि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। कब हुई? अंतिम बैठक। तो सभी चीजें आपको इसी तरीके से याद रखनी है। देखिए कैसे,
24 जनवरी 1950 को क्या हुई है अंतिम बैठक। पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को। दूसरी बैठक जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1940 को हुई, जिसमें उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना गया। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है कि जितने भी मुकदमे यहाँ पे बेरूवाद या तो बेरूवादी मुकदमा, गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा, उपरोक्त में से किसी में कोई भी नहीं। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मुझे पता है कि आपको इसका आंसर आता है और इसका आंसर आपने दे भी दिया होगा अब तक। देखिए, इसका आंसर तो आपको पता है, बेरूवादी मुकदमा है, जिसमें इस मुकदमे में क्या माना था सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो प्रस्तावना है वो हमारे भारत के जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। ये आपको पता लग गया कि संविधान का अंग नहीं है। बट इसका आंसर इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है नहीं कल के दिन कि किस वाद में ये माना गया है कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग किस बात के अनुसार माना गया है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसमें तो नहीं माना गया, लेकिन कौन से वाले में माना गया है तो वो है केशवानंद भारती मुकदमा। ये आया था 1973 में, ठीक है। ये बात जो आया था 1973 में हुआ था, ठीक है जी। इसको केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार के रूप में भी जाना जाता है, तो केरल वाद भी इसको बोल देते हैं। तो इस वजह से इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अनुसार क्या होता, जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग मान लिया गया था, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन ए है 1947 में, दूसरा ऑप्शन है 1949 में, तीसरा है 1950 में, चौथा ऑप्शन है 1951 में। तो प्यारे दोस्तों, इसका बहुत जल्दी आप आंसर कर देंगे। तो इसका आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1950 में। क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। कब, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950। इसके साथ साथ जो हमारा क्या राष्ट्रीय गीत है, कौन सा राष्ट्रीय गीत है हमारा, सभी लोग बताएंगे। तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसका जो उल्लेख है वो इनकी पुस्तक कौन सी है, आनंद मठ। आनंद मठ में इसका उल्लेख है किसका, वंदे मातरम का, जो कि हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। तो प्यारे दोस्तों, ये भी कब गाया गया था, सबसे पहले ये 24 जनवरी 1950 को ही इसको भी क्या कर लिया गया, इसको भी क्या स्वीकृत कर लिया गया था, दोनों चीजों को। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कल के दिन, सबसे पहले ये पूछा गया आपसे कि बताइए जो राष्ट्रीय गान है वो किस कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। तो देखो दोस्तों, ये गाया था 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन। सभी मेरे दोस्तों को इसका आंसर भी पता होगा, लेकिन यहां से इस बात को भी पूछेगा कि जी इस जो ये हुआ था अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो मेरे भाइयों, सभी लोगों को इसके अध्यक्ष पता होने चाहिए। अध्यक्ष इसके कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। कौन थे, बिशन नारायण धर। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं बिशन नारायण धर। तो मैं आशा करता हूं कि पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा पाया हूंगा, सारी डिटेल्स दे पाया हूंगा। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद, सोशलिज्म और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कब जोड़े गए। पहला ऑप्शन है मूल प्रस्तावना के भाग थे, 29 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, या 44 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1946, वो 1976। 44वां जो संविधान संशोधन है वो कब आया था, 1978। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है जी, तो ये सारे शब्द जो है वो कब जोड़े गए थे, तो 42 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है जी,
तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों इसका आंसर में मुझे पता है, आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो भी मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं मुझसे यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन, तो सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। बट देखिए इसका आंसर तो सबको पता है, अमेरिका है, लेकिन संविधान कब लागू हुआ था अमेरिका का, ये भी तो बताना पड़ेगा नहीं। तो ये बताना है, तो इसका जो संविधान है वो बना था 1787 में, और लागू मेरे भाई लागू जिस दिन से लागू हो गया था, इस संविधान ने काम करना स्टार्ट कर दिया था किससे, कब से? 1789 से। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटा संविधान। अब देखिए ये क्या है, सबसे पहले विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अमेरिका का है। ठीक है, लेकिन जो सबसे छोटा पूछ लिया जाए भाई, सबसे छोटा कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा संविधान है, विश्व का सबसे छोटा, ये भी तो आपसे पूछा जाएगा भाई, छोटा संविधान, कोई बात नहीं बताएंगे सभी लोग। तो इसका विश्व का सबसे छोटा, तो यूरोप का एक देश है, यूरोप का देश है, कौन सा? यूरोप का देश मोनाको। क्या? मोनाको, इस देश का नाम है मोनाको। तो मोनाको जो देश का, जो यूरोप का देश है मोनाको, इसका सबसे छोटा संविधान है। आपको पता होगा इसका जो संविधान है वो कितने पेजों का है प्यारे दोस्तों? सबसे छोटा संविधान है, और मात्र कितने? 3 पेजों का है भाइयों। कितने? 3 पेजेस का है ओनली। और अमेरिका का जो संविधान है वो 10 से 12 पेजों का है, 10 से 12 पेजों का है मेरे भाई, ये बात भी ध्यान देनी है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा संविधान किसका है, तो वो है यूरोप के एक देश का नाम है मोनाको, मात्र 3 पेजों का है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाक से आंसर करेंगे सभी लोग, फटाक से आंसर करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, और तुरंत बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष तक यदि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर रहता है तो नागरिकता पाने के लिए क्या है, एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस को अगर जो आपको देखना है और अपनी जानकारी को बूस्ट करना है, किसी भी एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपको पाना है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? पहला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको सबको पता लग गया, मुझे पता है, इतनी बार रिपीटेड हो चुका है ये क्वेश्चन, और ये आर्टिकल 32 में है, क्या आर्टिकल 32 में है मेरे भाई। सबसे बड़ी बात है कि इस बात को आपसे पूछ लिया जाए आर्टिकल 32 में क्या होता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की पावर है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट की पावर है, यदि आपके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है, यदि आपके अधिकारों को मारा जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा? 5 तरीके की, कितने तरीके की? 5 तरीके की रिट जारी करेगा। कितनी? 5 रिटें जारी कर देगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। और आपके अधिकारों को क्या नहीं होने देगा? अधिकारों का किसी भी तरीके से हनन नहीं होने देगा सुप्रीम कोर्ट। आपको एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर, देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, लेकिन उच्च न्यायालय बोला जाए तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, तो मेरे भाई उच्च न्यायालय जो करता है वो अनुच्छेद आर्टिकल 226 के तहत, कितना? 226 के तहत क्या राज्य में होते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, अब हमारे जो इंडिया में है वो 25 हाई कोर्ट है टोटल, आपको सभी को पता होगा। तो ये जो हाई कोर्ट होते हैं, ये जो रिट जारी करते हैं, ये भी 5 ही रिट जारी करते हैं, बट कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? 226। सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल। संपत्ति का अधिकार सबको पता है भाई मेरे, आपको पता होगा कि 300 के में पहुंचा दिया है, विधिक अधिकार बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया है किसको? संपत्ति के अधिकार को। कब? अरे 44वां संविधान संशोधन मेरे भाई। कौन सा? 44वां। कब? 1978 में। ठीक है जी, तो ये भी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और
जो समानता का अधिकार है वो समानता का अधिकार किस में आता है? समानता का अधिकार आता है यहाँ पर आपका, समानता का अधिकार आता है आपका 14 से, आर्टिकल 14 से और 18 तक। मेरे भाई ये भी आपको ध्यान रखना है कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक पूछा जाता है। तो 14 आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है तो समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ाना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। मेरे भाई इसका आंसर तो बहुत छोटा बच्चा भी दे सकता है इसका आंसर। तो मुझे पता है मेरे भाई बहनों ने अब तक आंसर दे दिया होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार, भैया मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए आप हक से लड़ सकते हो। हक से बोले तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, जहां जी करे वहां इनकी सूचना दे सकते हो, भैया हमारा जो है क्या कर रहे हैं, गला काट रहे हैं। ठीक है, और गलती से भी अगर तो तुम्हें कोई परेशानी होती है तो उसके लिए कहीं भी जाकर क्या कर सकते हो, सुनवाई कर सकते हो कि भाई हमारी जो है हमें आने जाने पर, खाने पीने पर रोक लगा दी, घर वालों ने क्या काम करा है, मुझे कपड़े नहीं पहन दे रहे मेरे पसंद के, तो क्या है ये आपकी आजादी है, कहते भी पहन सकते हो। अरे माँ बापों की बात भी माननी चाहिए भाई, माँ बापों की बात भी माननी चाहिए, ऐसा नहीं करना है, ये आपकी आजादी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए आप हक से लड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? भाई साहब क्वेश्चन तगड़ा है, बढ़िया क्वेश्चन है। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप ना इसका तुरंत आंसर बताएंगे मुझे, 1 सेकंड में आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर संपत्ति का अधिकार। भाई साहब अभी पीछे ही बताया था कि 300 कै में डाल दिया इसको। पहले हमारे मूल अधिकार जो थे वो कितने थे? 7, लेकिन अब कितने हो गए? 6 होने की वजह केवल यही अधिकार था जो अब घटाकर 44 में संविधान संशोधन 1978 में इसको घटाकर क्या कर दिया? विधिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। अब ये आपके क्या नहीं है, हक की बात नहीं है, ये आपके हक की बात नहीं है, इस पर कानून आगे चलेगा, ये आपके हक की बात नहीं है। देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 23 व 24 जो है, 23 व 24 वो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या देते हैं? ठीक है, आपको स्वतंत्रता देते हैं। देखिए एक तो क्या है कि आपको जो 14 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे हैं उनको कारखाने, जो बड़े कारखाने वगैरह हैं उनमें आप उनको नहीं रख सकते हैं काम पर, लेबर वर्क नहीं करवाएंगे। ठीक है, ये आपको पता है। किसी भी जो मानव की जैसे तस्करी वगैरह होती है वो नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23 व 24 में दिया गया है। देखिए समानता का अधिकार अभी बताया था मैंने, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, समझ रहे हैं? 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। कितना? आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। ठीक है, तो ये भी आप सभी लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे बात को। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाई साहब पहला है, संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। हाँ जी बिल्कुल दिए गए थे, और अब 6 हो गए हैं, ये भी मैंने अभी बताया है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। बिल्कुल भाई 12 से 35 तक ये, और भाग कौन से में? तीसरे में है। बिल्कुल। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, ये तो बिल्कुल एकदम सही बात कह दी इसने। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। भाई से पूछा क्या है? सत्य नहीं। अरे ये तो सारे सत्य हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी भी तो है अपने लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे सारे सही हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहां से ली है? तो भैया मेरे इसका आंसर ना तुरंत बताएंगे। देखिए तुरंत बताने का मतलब ये नहीं है कि आप कैमरे से बाहर निकल के तुरंत आ जाएंगे और यहां बताएंगे। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा। ठीक है, लेकिन यूएसए से भैया क्या क्या लिया गया है? कुछ तो पता होगी। हाँ जी पता है हमें, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, तो यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, सबसे मेन इंपोर्टेंट है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक, उपराष्ट्रपति का
पद। ठीक है जी, कोई बात नहीं। उसके बाद में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसके साथ साथ न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायिक पूर्णावलोकन। अच्छा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए गए? तो ऑस्ट्रेलिया से भैया ली गई है समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? समवर्ती सूची ली गई मेरे भाई। समवर्ती सूची कौन सी? अरे 3 सूचियां हैं, एक कौन सी? संघ सूची, एक कौन सी बताइए? राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? अरे जिस भी कानून पर कौन जिस भी मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाए वो होती है समवर्ती सूची। जिस पर राज्य बनाए वो राज्य सूची और जिस पर केंद्र बनाए वो संघ सूची। बस सिंपल, कुछ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? भाई कितनी देर से बता रहा हूं, अब तो तुरंत बता दो। अरे 6, पहले 7 थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? डीपीएसपी। अरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाई पूछ लिया। बताइए मेरे भाई, बताइए। तो भाग 1 तो किससे करता है? राज्य और संघ क्षेत्र। ये तो यही करता है, बिल्कुल इसी से संबंधित है, राज्य और संघ क्षेत्र से। भाई चौथा जो है वो चौथा आपको भाग पता है? जो भाग चौथा है वो आपको पता ही है किसका? बिल्कुल राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में पूछा गया है आपसे। तो इसका मतलब हमारा आंसर तो कौन सा हो जाएगा? भाग 4 हो जाएगा। लेकिन भाग 3 किससे संबंधित है? भैया भाग 3 आपको पता ही है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। हाँ जी, मौलिक अधिकारों से संबंधित है, बिल्कुल मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और ये भी पता है आपको ये भी पता है कि संबंधित होने के साथ साथ 12 से आर्टिकल 12 से और कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। तो ये भी आपको पता है। और ये क्या है जो नीति निर्देशक तत्व कहाँ पर है? भाग 4 कै में है और कितना 51 कैसे होते हैं स्टार्ट, ये भी आपको पता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? भाई साहब 1 नंबर क्वेश्चन है, कतई 1 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट बता दो। 1 नंबर क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या जोड़ा गए हैं? मूल कर्तव्य जोड़े गए। भाई पूछ ले मूल कर्तव्य कहां से जोड़े गए? तो रूस से लिए गए भाई साहब, रूस से लिए गए जो मूल कर्तव्य हैं। और ये कब लिए गए भाई साहब? 1976 42वां संविधान संशोधन से संबंधित हैं। कितने? 42वां संविधान संशोधन। मेरे भाई बिल्कुल नहीं भूलना है किसी भी पॉइंट को। और कोई चीज समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तुरंत डालना है क्वेश्चन, अपना आंसर मिलेगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? भाई साहब आर्टिकल 17 एस प्रस्तावना। बताइए मेरे भाई। बिल्कुल सही बोल रहा हूं? हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहा हूं जी। ठीक है, 19 आर्टिकल 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अरे भाई इसका आंसर तुरंत बताएंगे। 15 आर्टिकल, राज्य लिंग भेद के आधार पर विभेद नहीं करेगा किसी व्यक्ति से। राज्य लिंग नस्ल रंग भेद, ठीक है, लिंग नस्ल रंग भेद का विभेद नहीं करेगा। मतलब किसी व्यक्ति के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेगा। और मेरे भाई जो आर्टिकल 16 है वही आपको क्या देता है? वही देता है समान क्या अवसर प्रदान करता है किसी भी नौकरी वगैरह में। लोक नियोजन में
समानता का अधिकार, लोक नियोजन, लोक नियोजन में समानता का अधिकार। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 16। तो यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? बताइए भैया। कृषि, हाँ जी होता है। जेल, हाँ जी होता है। सिंचाई, हाँ जी होता है। लेकिन सुरक्षा, अरे सुरक्षा तो केंद्र का काम है। सुरक्षा देने किसका काम है? केंद्र सरकार का। तो केंद्र, तो बोले तो ये किस में आ जाएगा? केंद्र का मतलब संघ सूची में आ जाएगा भाई साहब। ये किस में आ जाएगा? संघ सूची में। और ये सभी किस में आ जाएंगे? राज्य सूची में। किस में आ जाएंगे? राज्य सूची में आ जाएंगे मेरे भाई। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, भारत के महान्यायवादी द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। तो भाई साहब मैं तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता चुका हूं, आपने तो इसका आंसर कर दिया होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा। आपको ये भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के अनुसार। कितना? आर्टिकल 32 के अनुसार। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार। कितनी रिटें? 5 रिटें, 2 यहां दे रखी है देखो। और कौन सी है? और बताइए मेरे भाई, सारे लोग बताइए कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण के बाद में प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, ये हैं 5 रिटें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे भाई यही आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको इन सभी क्वेश्चंस को कराने के लिए, और मेहनत बहुत लगी है यार इस क्वेश्चंस को डिजाइन करने के बाद में आपके लिए सब कुछ लाने के लिए। मैं उम्मीद नहीं, पूरी आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।